अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम आमिर सलीम है और आज हम फिज़िक्स के एक और चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। और वो चैप्टर्स हमारे पास वेव्स के हवाले से है। तो वेव्स के हवाले से सबसे पहले हम कुछ फार्मूलाज को देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल जो हैं वो आज सॉल्व करेंगे। और फिर इसकी सेकंड जो वीडियो होगी उसमें इसके बाकी न्यूमेरिकल्स को भी हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल्स की तरफ हम चलते हैं। बल्कि फर्स्ट न्यूमेरिकल की बजाय सबसे पहले हम फार्मूलाज को कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे पास फार्मूलाज हैं तो वो आपके पास कौन से इसमें यूज़ हो सकते हैं और कौन सा फार्मूला किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस वक्त आपके पास सबसे पहला हमारे पास जो फार्मूला आया हुआ है वो है v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, जो कि एक लिहाज से स्पीड का आपके पास फार्मूला है। यानी कि हम कह सकते हैं ये स्पीड ऑफ वेव्स का फार्मूला होगा कि कोई वेव्स जो है वो कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रही है। तो उसके लिए हम स्पीड ऑफ वेव्स का ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो एक और भी फार्मूला हमारे पास है, ये भी स्पीड ऑफ वेव्स का ही फार्मूला है, लेकिन इसमें जो रिलेशनशिप्स है वो डिफरेंट क्वांटिटीज़ की है। और उसमें एक फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ रही है, यानी कि फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप है, और एक लैम्डा है, मतलब वेव लेंथ का जो है वो हमारे पास रिलेशनशिप है। तो उस हवाले से हमारे पास ये फ्रिक्वेंसी स्पीड ऑफ वेव्स का फार्मूला मौजूद है। फिर एक और हमारे पास फार्मूला है जो इसी चैप्टर में इस्तेमाल होता है, तो जो कि म्यू हमारे पास मौजूद है। इसको हम इसके फार्मूले के हिसाब से ही इसको नाम देते हैं, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ का फार्मूला है जिसको म्यू से हम शो करते हैं। तो मास पर यूनिट लेंथ का मतलब ये है कि आपके पास कोई एक स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग के साथ अगर कोई मास लटका हुआ है तो उस पर यूनिट लेंथ में उसके ऊपर उसका कितना अफेक्ट आ रहा है, कितनी टेंशन उसमें प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको हम फाइंड करते हैं। या आपके पास कोई स्प्रिंग हो और वहाँ पर एक लिहाज से जितना मास हो तो उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट आ रहा होता है। या कोई मीडियम है, एयर मीडियम है, और पर यूनिट लेंथ में जब उसमें वेव ट्रेवल होती है तो कितनी उसके अंदर रेयर फ्रैक्शंस होगी या कंप्रेशन एक लिहाज से प्रोड्यूस हो रही होती है। तो उस हवाले से हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। और इसके नीचे फिर यही मास पर यूनिट लेंथ मौजूद है, और टी फोर यहाँ पे टेंशन है, टाइम नहीं होगा, टी फोर टेंशन, और वी फोर हमारे पास वही स्पीड ऑफ लाइट होगी। फिर एक और स्पीड ऑफ लाइट का फार्मूला आपके पास है जिसमें पी फोर प्रेशर है, और इस रो का मतलब हमारे पास डेंसिटी है, और ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट को रिप्रेजेंट करता है। देखिए ये वाला फार्मूला हमने ड्राइव किया हुआ है लेप्लास करेक्शन के हवाले से। जब न्यूटन के फार्मूले में करेक्शन की गई, लेप्लास ने की थी, तो हम लेप्लास करेक्शन उसमें हमने हीट को ऐड किया था। जबकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन जो है उसमें से प्रेशर वॉल्यूम्स में आपके पास साउंड की वजह से चेंज आता है, जबकि हीट में कोई चेंज नहीं आता। लेप्लास ने इसकी करेक्शंस की और उसमें स्पेसिफिक हीट को भी इंक्लूड किया, तो जिसकी वजह से जो एरर था वो मिनिमाइज हो गया था। तो जो साउंड की स्पीड का एरर आ रहा था वो मिनिमाइज हुआ था। तो उसलिए हमने ये वाला आपके पास फार्मूला भी इसमें लिखा हुआ है जो कि इससे न्यूमेरिकल भी होंगे। फिर ये बीट्स के हवाले से भी न्यूमेरिकल्स है। ये आपके पास लास्ट जो ये तीन फार्मूलाज आपको नज़र आ रहे हैं इनसे न्यूमेरिकल्स भी आगे होंगे। तो ये डॉपलर इफेक्ट के हवाले से हैं। डॉपलर इफेक्ट्स मींस आपके पास जो एक लिहाज से वेवलेंथ में चेंज आता है लिसनर, और इसके अलावा जो सोर्स ऑफ साउंड है कि मूवमेंट की वजह से जो वेवलेंथ में चेंज आता है, जो फ्रिक्वेंसी में चेंज आता है, तो उसको हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। क्योंकि अगर कोई साउंड सोर्स जो है वो किसी लिसनर की तरफ मूव करके जा रही है तो आहिस्ता आहिस्ता उसको ज़्यादा साउंड की इंटेंसिटी सुनाई देगी। तो इसका मतलब है फ्रिक्वेंसी में इजाफा होगा। फ्रिक्वेंसी में इजाफे का मतलब है वेवलेंथ में कमी आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह की रिलेशनशिप जो है वो इस टॉपिक में डिस्कस की जाती है, इसको हम डिटेल में भी थ्योरी के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं और उनके फार्मूलाज को भी ड्राइव करते हैं। तो उसी हवाले से ये फार्मूलाज आपके पास मौजूद हैं। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं वेव्स के, इसके अलावा भी और भी हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं से रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो अब हम चलते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल्स की तरफ। फर्स्ट न्यूमेरिकल इस वक्त आपके सामने है कि अ पल्स ऑफ अ ट्रांसफर वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर्स। डिस्टेंस आपके पास दिया हुआ है, यानी कि एस की वैल्यू दी हुई है।
15 मीटर एंड इन 0.075 सेकेंड्स मीन्स टाइम दिया हुआ है। इफ द वेव लेंथ ऑफ अ ट्रांसफर वेव्स इज 0.8 मीटर, वेव लेंथ भी आपको दी हुई है, मतलब लैम्डा भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पल्स, यानी कि हमने वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पीरियोडिक वेव्स ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी, यानी कि हम फ्रीक्वेंसी को भी फाइंड आउट करना है, यानी कि ये दो चीज़ें जो है वो हमने मालूम करनी है। तो इस वक्त अगर आप देखें तो मैंने इनके जो सिंबल थे वो भी इनके ऊपर मेंशन कर दिए हैं कि किन किन की वैल्यू दी हुई है और किसको हमने फाइंड करना है। तो इसलिए से हमने डाटा बनाते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले दिया हुआ है डिस्टेंस, डेटा हम बनाएंगे तो हम लिखेंगे डिस्टेंस s इज इक्वल टू 15 मीटर। फिर आपके पास क्या दिया हुआ है इसमें, टाइम t जो कि 0.075 सेकेंड है। इफ द वेव लेंथ ऑफ द ट्रांसफर वेव्स, वेव लेंथ भी दी हुई है, मतलब लैम्डा की वैल्यू वो दी हुई 0.8 मीटर्स। फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी को हमने फाइंड करना है, वेलोसिटी या स्पीड फाइंड करेंगे और इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट करें। तो ये तो हमारे पास एक लिहाज से आ चुका है, डाटा आ चुका है जो हमने इस क्वेश्चन से बनाया है। अब हम फर्दर जो है अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हम फार्मूलाज का यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले हम वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हैं या स्पीड को फाइंड आउट करते हैं। तो वो हमारे पास उसका फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। फर्स्ट स्लाइड पे अभी अभी आपने देखा तो ये इसका आपके पास क्या था, फार्मूला था। अब इसकी अगर मैं वैल्यूज़ को पुट करता हूँ तो मैं लिखता हूँ v इज इक्वल टू एस, एस की जगह पर आ जाएगा 15 और टाइम की जगह पर आ जाएगा 0.075। इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास इसका जो आंसर्स आता है v इज इक्वल टू है 15 डिवाइड बाई 0.075 पर आप डिवाइड कर लें तो आपके पास जवाब आ जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या मालूम हो चुकी है, स्पीड्स हमने फाइंड आउट कर ली है। स्पीड फाइंड आउट करने के बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट आपके पास किसकी तरफ, फ्रीक्वेंसी की तरफ। हम फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए हमारे पास वेवलेंथ भी मौजूद है और स्पीड भी मौजूद है। तो हमारे पास सेकंड फार्मूला था जो सेकंड स्लाइड में आपने देखा, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो हमें तो f चाहिए, लैम्डा मल्टीप्लायर हो तो इस साइड पर आकर डिवाइड होगा तो f इज इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन लैम्डा। तो f इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा, मतलब v की जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा 200 और जो लैम्डा है इसकी जगह पर आ जाएगा 0.8। अब इस पर आप इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास कैलकुलेटर से करें या वैसे करें, पॉइंट यहाँ से ख़त्म करें 10 ऊपर चला जाएगा तो 8 हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो 8 टू ज़ा 16 होगा, 4 कैरी जाएगा तो 8 5 ज़ा 40 हो जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, यानी कि ये तकरीबन हमारे पास वैल्यू बन जाती है 250 हर्ट्ज़। तो इस तरीके से हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो जाता है। स्पीड हमारे पास जो आ चुकी है वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी 250 आ चुकी है। तो ये जो ट्रांसफर वेव्स थी जो स्ट्रिंग के ऊपर मूव कर रही थी जिसने इतना डिस्टेंस 15 मीटर कवर किया 0.075 में, उसकी स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड है और उसकी फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज है। सेकेंड न्यूमेरिकल हमारे पास इस वक्त आपके सामने, व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मालूम किसको करना है, वेव लेंथ को क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। और व्हेन इट्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मींस एफ जो है वो आपको दी हुई है और 600 दी हुई है और स्पीड मतलब वी भी आपको दिया हुआ है। तो बहुत ही सिंपल सा फार्मूला लगेगा, अभी अभी हमने पिछले न्यूमेरिकल के सेकंड पार्ट में ही फार्मूला यूज़ किया, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो हम इसका डेटा बना लेते हैं। तो डेटा में हमने जो फाइंड करना है वो हमारे पास है वेव लेंथ, इसको फाइंड करना है। और फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है इसकी, f इज इक्वल टू 600 किलो हर्ट्स। थोड़ा चेंज कर देते हैं इसको,
600 है। किलो की वैल्यू हो जाएगी 10⁻³ हर्ट्स। और फिर इसके बाद हमारे पास स्पीड आपको दी हुई है, स्पीड मीन्स v, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। अब हम आते हैं नेक्स्ट आपके पास इसके फार्मूले की तरफ। तो फार्मूला हमारे पास सिंपल है, v = f लैम्डा। मालूम किसको करना है? लैम्डा को। तो लैम्डा = हो जाएगा v/f, क्योंकि f मल्टीप्लाई हो रहा था तो इस साइड पर v के नीचे डिवाइड हो गया। अब इसके बाद हम इसमें क्या कर लेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो लैम्डा मैं लिखता हूँ और v की वैल्यू मेरे पास मौजूद है, वो है 3 × 10⁸ और फ्रिक्वेंसी की वैल्यू मेरे पास है कितनी है, 600 से × 10⁻3। इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ ताकि मेरे लिए कटिंग थोड़ी सी आसान हो जाए। 3 × 10⁸ करता हूँ, इसको कर देता हूँ 6 × 10⁻5। क्यों? क्योंकि मैंने ये 2 जीरो भी 10⁻ में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो 10⁻3 का मतलब 3 जीरो थे, 2 जीरो और मिल गए तो 10⁻5 हो गया। इसलिए क्या देखिए कटिंग आसान हो रही है यहाँ पे। कैसे आसान हो रही है कि 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, और 1 को 2 पे अगर आप डिवाइड करते हो तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.5। और यहाँ पर 8 में से 5 अगर आप निकाल लेते हो तो 10⁻3 बच जाएगी। एक तो ये भी जवाब आ गया। बाकी अगर हम आपके पास क्वेश्चंस के आंसर्स जो दिया हुआ है उसके मुताबिक सॉल्व करते हैं, 10⁻3 का मतलब है 1000 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये आपके पास आ जाएगा 500 मीटर्स। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चंस का आपके पास क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास था जिसमें हमने वेवलेंथ को फाइंड करना था, फ्रीक्वेंसी दी हुई थी और स्पीड भी दी हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ स्टील वायर 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ आपके पास दी हुई है और कितनी लेंथ आपके पास दी हुई है, 80 सेंटीमीटर्स। और फिर इसके बाद हमारे पास मास भी दिया हुआ है, मास आपके पास कितना दिया हुआ है, 8 ग्राम। ठीक हो गया। और टेंशन भी दी हुई है, और कितनी टेंशन दी हुई है, 110 न्यूटन। क्यों? टेंशन इज द फोर्स एंड द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, सो द यूनिट ऑफ टेंशन इज आल्सो न्यूटन्स। व्हाट इज द स्पीड, मालूम किसको करना है, स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव्स को फाइंड करना है। तो हमने सेकंड स्लाइड में कुछ फार्मूला देखे थे मास पर यूनिट लेंथ के हवाले से, तो ये वहाँ वो वाले फार्मूले यहाँ पे यूज होंगे। तो सबसे पहले तो मैं बना लेता हूँ कुछ डेटा। डेटा में मेरे पास लेंथ 80 सेंटीमीटर, अगर मीटर में चेंज करता हूँ तो 100 पे डिवाइड कर दूंगा तो 0.8 मीटर हो जाएगा। मास भी कुछ इसी तरह का दिया हुआ है, m = 8 ग्राम दिया हुआ है। केजी में चेंज करेंगे तो 1 किलोग्राम में 1000 केजी होते हैं, 1000 केजी। तो 1000 पे जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.08 केजी हो जाएगा। इफ द टेंशन दी हुई है, टेंशन मीन्स T, जो कि 110 न्यूटन है। ठीक है ना। फिर स्पीड हमने मालूम करनी है, इसमें v को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो स्पीड का फार्मूला था, अगर मैं उसके फार्मूले को लिखता हूं तो वो था v = हमारे पास था टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। ये था हमारे पास, ये हमारे पास इक्वेशन है जिसके जरिए से हमें स्पीड को मालूम करना है। तो टेंशन तो मौजूद है लेकिन मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पर डेटा में मास भी दिया हुआ है और लेंथ भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको फाइंड कर लेते हैं। तो इसको जैसे मैं फाइंड आउट करता हूँ तो मेरे पास जो एक लिहाज से रिलेशनशिप बनती है तो वो है इस तरीके से, = मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि m/l हमारे पास आ जाएगा। इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ मैं। तो म्यू = मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है आप देखें तो 0.008 दिया हुआ है, और लेंथ कितनी दी हुई है, वो सिंपल 0.8 दी हुई है।
इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही है, तो क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू छोटी है तो ऑटोमेटिकली जो हमारे पास आंसर्स है वो पॉइंट्स में जाएगा, तो 8 से वैसे भी कैंसिल हो रहा है। लेकिन नीचे आपके पास 1000 है, ऊपर 10 है, तो अगर आप उसको डिवाइड करते हो तो ये कोई जवाब हमारे पास आ जाता है 0.01 kg पर मीटर। तो ये तो हमने निकाल लिया आंसर्स इसका, जो कि हमारे पास मास पर यूनिट्स लेंथ है, इनको डिवाइड करने के बाद हमारे पास इसका ये आंसर आया। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमने मालूम तो करना था स्पीड, और स्पीड को जब हमने फाइंड करना था तो हम इसी में लिख सकते हैं कि हमने क्योंकि स्पीड को मालूम करना है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 जो फर्स्ट हमने लिख दी थी वो हमारे पास है v इज इक्वल टू टेंशन अपॉन म्यू नॉट, और v इज इक्वल टू टेंशन में कितनी वैल्यू हमारे पास दे रहा है 110, तो वही लिख देंगे 110 न्यूटन, और नीचे म्यू है और म्यू की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली 0.01 और अंडर रूट है। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास तो हमारे पास जो आंसर आता है 110 को 0.01 पे आप डिवाइड करोगे तो ये तो हमारे पास क्या कहते हैं पॉइंट है, इसके नीचे आपके पास अगर पॉइंट ख़त्म करते हो तो नीचे वैसे 100 आता है, ये 100 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कुछ वैल्यू इस तरह की बन जाएगी 11,000। ठीक हो गया। अच्छा 11,000 का भी हमने क्या ले लेना है, अंडर रूट लेना है, तो v इज इक्वल टू अगर मैं इसका लेता हूँ तो तकरीबन मेरे पास जो इसका आंसर आता है वो 105 मीटर पर सेकंड आ जाता है, इसी के अराउंड आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली, तकरीबन वो 104.9 राउंड ऑफ करो तो 105 ही हो जाएगा हमारे पास। तो इस तरीके से हमने इसकी वेलोसिटी को क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है, मतलब स्पीड को फाइंड किया है। किसकी स्पीड को फाइंड किया, ट्रांसवर्स वेव्स की जो स्ट्रिंग के ऊपर ट्रेवल कर रही थी। लेंथ एक था आपके पास स्टील था और स्टील वायर थी, उसकी लेंथ 80 सेंटीमीटर थी, यानी कि स्टील वायर है 80 सेंटीमीटर है, और इसका मास जो था वो 8 ग्राम था हमारे पास इस स्टील वायर का यहाँ से यहाँ तक, और इसमें जो टेंशन थी वो 110 न्यूटन थी। और जब इसके ऊपर ट्रांसफर वेव्स को हमने ट्रेवल किया तो अब उसकी स्पीड मालूम करनी थी कि कितनी स्पीड के साथ ट्रांसफर वेव ट्रेवल कर सकती है, तो हमने कहा कि 105 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जो है उसकी स्पीड यहाँ पे मौजूद होगी। तो इस तरीके से ये हमारा पर न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन अ डाई अटोमिक आइडियल गैस दैट हैज डेंसिटी, यानी कि क्या दी हुई है, डेंसिटी हमारे पास इस वक्त इसकी प्रोवाइड की हुई है, और डेंसिटी को हमने रो से शो किया हुआ है, एंड द प्रेशर पी भी आपको दिया हुआ है, और स्पेसिफिक हीट की वैल्यू भी हमें प्रोवाइड की हुई है। तो मालूम क्या करनी है, व्हाट इज़ द स्पीड, स्पीड को हमने फाइंड आउट करना है। तो इस तरह का भी हमने फार्मूला देखा हुआ है जिसमें ये सारी चीज़ें मौजूद थी। तो सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। तो जैसे डेटा बनाते हैं तो मालूम क्या करना है, शुरू में ही मौजूद है स्पीड ऑफ साउंड, v को हमने फाइंड करना है, और डेंसिटी जो है वो हमारे पास दी हुई है इसकी, यानी कि रो इज इक्वल टू 3.50 है, kg है, और पर मीटर क्यूब है, वॉल्यूम का यूनिट हो जाता है। फिर प्रेशर्स भी आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है तो उसको भी हमने सॉल्व करना है। तो प्रेशर P जो है वो इज इक्वल टू है 215 किलो पास्कल, तो किलो की वैल्यू हम लगा देते हैं, किलो 10⁻³ होता है, 3 पास्कल हो जाएगा। और फिर हमारे पास स्पेसिफिक हीट की वैल्यू भी दी हुई है फॉर डायटोमिक गैस, और वो है 1.40 हमारे पास। तो सबसे पहले हम अभी इसके फार्मूले की तरफ आते हैं और इसका फार्मूला हम यूज़ करते हैं। तो जो हमारे पास इसका फार्मूला था वो था v इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू फार्मूला v इज इक्वल टू गैमा और p अपॉन रो मीन्स डेंसिटी, ये हमारे पास चीज़ें मौजूद थी। अब इसमें हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो वैल्यू को मैं जैसे पुट करता हूँ v इज इक्वल टू लिखता हूँ, और स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है 1.40, और मल्टीप्लाई बाय प्रेशर से, प्रेशर का वैल्यू है 215 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³
और फिर डिवाइड में हमारे पास आ रहा है डेंसिटीज़ की 3.50 मौजूद है। जो हमारे पास एक डाई एटॉमिक गैस है उसकी डेंसिटी 350 जो है वो एक लिहाज से केजी पर मीटर क्यूब हमारे पास मौजूद है। तो सबसे पहले तो हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1.40 को 215 से आपने मल्टीप्लाई करना है बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर्स, then the result equal to 301 multiply by 10 as power 3 and divide by 3.50 हमारे पास आंसर आ चुका अभी तक। फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 301 डिवाइड बाई 350 है, 350 पर हम इसको डिवाइड कर देते हैं कैलकुलेटर की मदद से, तो हमारे पास कोई आंसर आता है 86 आ रहा है और 10 पावर 3 ऑलरेडी मौजूद है। इस 10 पावर 3 को अगर मैं इसके साथ सॉल्व कर लेता हूँ तो ये हो जाता है 86 और 3 0 लगा दिया मैंने, यानी कि 86,000 हो गया। इसका अंडर रूट्स ले लेते हैं तो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आ जाती है वो 293 मीटर पर सेकंड आती है। अगर आप इसके कैलकुलेटर के जरिए अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू तकरीबन आ जाती है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू भी थी 293, तो उसको हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो इस तरीके से हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 भी सॉल्व हो चुका है। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स है एन 80 मीटर लॉन्ग स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, लेंथ हमारे पास दी हुई है 80 मीटर है, हैज़ अ मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ यानी कि म्यू की वैल्यू दी हुई है, विद अटेंशंस यानी कि टेंशन की वैल्यू भी दी हुई है। व्हेन द स्ट्रिंग इज प्लग्ड अ स्ट्रेची वेव्स इज सेट अप इन द स्ट्रिंग। स्ट्रेची वेव्स आपको बात मालूम होना चाहिए, दो वेव्स होती हैं एक ही मीडियम में, ट्रेवल्स करती हैं कुछ इस तरीके से, यूँ आपके पास एक लिहाज से ट्रेवल कर रही हैं। कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी कि F1 को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है इन द नेक्स्ट थ्री फ्रीक्वेंसीज, और नेक्स्ट थ्री फ्रीक्वेंसीज को भी हमने कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट थ्री फ्रीक्वेंसी मतलब F2 को फाइंड करना है, F3 को फाइंड करना है और F4 को भी फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास मौजूद हैं जिनको हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब हम इसी का डाटा बनाते हैं और इसी डाटा में देखते हैं कि हमने किन किन चीज़ों को फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास इसमें जो डाटा में चीज़ें दी हुई हैं वो मैं मेंशन कर लेता हूँ। लेंथ आपको दी हुई है L है इज इक्वल टू 80 मीटर। फिर इसके बाद मास पर यूनिट लेंथ भी दिया हुआ है, उसको हम लिख लेते हैं मास पर यूनिट लेंथ, जिसको हम म्यू से शो करते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -3 है, केजी है, पर मीटर है। फिर टेंशन भी दी हुई है 20 न्यूटन है। When the string is plugged, stretchy waves is set up in the string. Calculate the fundamental frequencies. Sorry. Calculate the fundamental frequency मालूम करनी है हमने। तो मतलब हमने फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट करनी है F1, और फिर नेक्स्ट भी मालूम करनी है यानी कि F2 को भी फाइंड आउट करना है, F3 भी फाइंड आउट करनी है और F4 भी फाइंड आउट करनी है। तो ये तो हमारे पास डेटा आ चुका है जो यहाँ पे आपके पास मौजूद है। तो अब अगर हम इसके फार्मूले को देखें तो जो स्ट्रेची वेव्स है, स्ट्रेची वेव्स के हवाले से अगर हम इसका फार्मूला देखते हैं तो उसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास देखें जो फार्मूला होता है सिंपल सा, अगर मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे कर लूँ समझाने के लिए, तो वो हमारे पास है V इज इक्वल टू एफ लेमडा। V इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, एफ लेमडा के बराबर होता है। तो F जो हमारे पास है वो हमने फाइंड करना है 1, तो F1 इज इक्वल टू V अपॉन लेमडा हो जाएगा। अब लेमडा की वैल्यू यहाँ पे दी नहीं हुई है, लेकिन आपके पास जो 80 मीटर लॉन्ग स्ट्रेच स्ट्रिंग है उसकी लेंथ दी हुई है, यानी कि जो हमारे पास स्ट्रेच एक स्ट्रिंग थी, एक धागा था,
उसकी वैल्यू दी हुई। अब उसमें स्ट्रेची वेव सेटअप होती है तो वो इस तरीके से सेटअप होगी आपके पास। अब उसका एक तरीकाकार होता है कि हम ये देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आपके पास जो वैल्यू बनती है जिसको हम फर्स्ट फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कहेंगे, जो पहले लूप की होगी, क्योंकि फर्स्ट लूप है तो फर्स्ट लूप हमारे पास जो है उसकी फ्रिक्वेंसी को हम फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो उसको अगर हम देखें तो ये यहाँ से ये हाफ वेव बन रही है, इधर से इधर तक हाफ वेव है। तो हाफ वेव्स आपके पास मतलब ये हो सकता है कि हम उसकी जो लेंथ लेते हैं, हम कहते हैं लेंथ इज इक्वल टू होगा लैम्डा बाय 2। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2l। तो इसलिए इधर हमारे पास आ जाएगा F1 इज इक्वल टू वी अपॉन 2l। ये फर्स्ट फ्रिक्वेंसी का फार्मूला बन जाता है, ठीक है ना। ये हमने क्या निकाल लिया, इसका फार्मूला निकाल लिया। अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हैं। अब इसमें हमें लेंथ की ज़रूरत है जो कि 80 मीटर्स दी हुई है, वो हम पुट कर सकते हैं। और इसमें हमें एक स्पीड की ज़रूरत है, और स्पीड हमारे पास यहाँ पर डाटा में नहीं है, लेकिन हम इन दो क्वांटिटी के ज़रिए से, मास पर यूनिट लेंथ और टेंशन के ज़रिए से स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से फर्स्ट फ्रिक्वेंसी मालूम हो जाएगी। जब फर्स्ट मालूम होगी तो फिर सेकंड फ्रिक्वेंसी मालूम करना कोई मुश्किल नहीं है। तो वो हम लिख देते हैं कि F2 इज इक्वल टू हो जाता है 2F1, और F3 इज इक्वल टू हो जाता है 3F1, मतलब F4 इज इक्वल टू 4F1। तो इस तरीके से ये चलता जाएगा 5 6 7 जितने भी आप फाइंड करना चाहें। तो इसलिए सबसे पहले हमने किसको फाइंड करना है, सबसे पहले हमने स्पीड को फाइंड करना है। जब स्पीड फाइंड कर लेंगे तो फिर F1 फ्रिक्वेंसी मालूम कर लेंगे। तो इसको मैंने एज अ रफ के तौर पर यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, तो लेकिन इसको मैं अभी इस वक्त अरेज कर देता हूँ ताकि हमारे पास गुंजाइश बन जाए लिखने की। तो मैं निकाल देता हूँ, मैं इसको प्रॉपर यहाँ पे इसका फार्मूला लिखता हूँ। देखिए अभी इसी में सबसे पहले ये चीज़ मैं यहाँ पर फिर भी लिख देता हूँ, लेंथ इज इक्वल टू हमारे पास होगा लैम्डा बाय 2। कहाँ से यहाँ तक लैम्डा बाई 2, और ये भी इसी तरह लैम्डा बाई 2 होगा, और आगे भी लैम्डा बाई 2 ही होंगे सारे। तो इसलिए लैम्डा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 2l के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा, 2l के। ये फ्रिक्वेंसी को जब हम फाइंड कर रहे होते हैं। और फिर इसी के बाद हमने आगे ये लिखा कि क्योंकि हमें तो फ्रिक्वेंसी चाहिए, f इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा। तो फिर मैंने यहाँ पे लिखा था f इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा की जगह पर 2l लिख दिया था। तो अब हमें v चाहिए, क्या चाहिए, सबसे पहले v चाहिए और उसके बाद हमें बाकी चीज़ें चाहिए। इसलिए मैं सबसे पहले v को मालूम करता हूँ। तो v मेरे पास इज इक्वल टू होती है, जो इसका फार्मूला हमारे पास है वो है टेंशन अपॉन म्यू नॉट। अब इसी को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो v है इज इक्वल टू है टेंशन की जगह पर आ जाएगा 20, और म्यू नॉट की जगह पर आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो v को v आया, 20 को 9 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास समथिंग कुछ ऐसी वैल्यू आ जाती है 2.222, ऐसे मतलब चलता जाता है। और 10⁻³ है तो ऊपर आकर क्या हो जाएगा, +3, और अंडर रूट आ गया। 20 को 9 पे डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास आंसर है। अब ये +3 है, या तो हम इसको इस बार में कन्वर्ट करें तो फिर सॉल्व करें, या फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें। मैं इस वक्त इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 10⁻³ है तो 1000 है, 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा तो ये 0.3 डिजिट मूव कर जाएगा, मतलब कुछ वैल्यू यू बन जाएगी। अगर एक और पॉइंट भी 2 लगा दूँ तो कोई इशू नहीं है। जैसे इसका हम अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास जवाब आ जाता है 47.15 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरे पास स्पीड आ चुकी है। अब मैं इस फ्रिक्वेंसी को मालूम कर सकता हूँ, जो मेरे पास ऊपर ये वाला आपके पास दिया हुआ है फार्मूला। तो अब इसकी कैलकुलेशंस हो सकती है ये। तो अब फ्रिक्वेंसी को हमने फाइंड करना है, तो हम लिखते हैं कि F1 फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू है V अपॉन 2l है। तो F1 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए स्पीड हमने अभी मालूम की 47.15 है, ये 2 आ गया। और लेंथ हमारे पास कितनी मौजूद है, 80 मीटर से, तो 80 हम लिख लेते हैं। तो इसको अब अगर मज़ीद सिंप्लीफाई हम करते हैं तो हम लिखते हैं कि F1 इज इक्वल टू है 47.15। 2 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आ जाएगा, और 160 को जब हम डिवाइड करते हैं तो F1 की वैल्यू हमारे पास हो जाती है कोई 0.2
295 हर्ट्स। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये जवाब आ जाए। ये हमारे पास फर्स्ट आंसर आपके पास आ चुका है। फिर इसी के बाद अभी सेकंड जब फ्रिक्वेंसीज मालूम करनी है, बाकी जितनी भी इसकी फ्रिक्वेंसीज हैं, तो अगर मैं F2 मालूम करता हूँ तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि आप 2F1 कर लेंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 0.295। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो तो तकरीबन 0 पॉइंट आपके पास 59 हर्ट्स आ जाता है। फिर इसी तरीके से आप अभी इसके आगे जो थर्ड है, आप उसको मालूम करना चाहें तो उसको भी मालूम कर सकते हैं। F3 है तो वो 3F1 हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई बाय 0.295 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर कोई आ जाएगा 0.885 हर्ट्स आ जाता है। तो इस तरीके से ये भी सॉल्व हो जाता है। फिर अगर हम इसी के बाद नेक्स्ट को अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास है F4 है, और वो हो जाता है 4F1, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 0.295। तो ये जवाब को आ जाता है 1.18 हर्ट्स के बराबर। तो इस तरीके से F1 भी फाइंड हो चुकी है, F2 भी हो चुकी है, F3 भी हो चुकी है, और F4 भी हो चुकी है। तो मालूम भी हमने ये करना था, फर्स्ट फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी मालूम करनी थी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को भी फाइंड करना था। चारों को हमने फाइंड कर लिया, लेकिन उसके लिए हमने सबसे पहले किसको फाइंड किया है, वेलोसिटी को, स्पीड को। और बाकी इसकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो मैंने आपको बताई है रफ के तौर पर, जिसको मैंने अरेज किया हुआ है, तो आपको इसी में आपके पास नज़र आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये कुछ न्यूमेरिकल जो हैं वो वेव्स के हवाले से थे, वो हमने सॉल्व किए हैं। और इसकी जो सेकंड वीडियो है वो भी मैं इसी के चैप्टर के हवाले से उसको भी अपलोड कर लूँगा। और उसके अलावा अगर आपको इसमें कोई चीज़ ना समझ आए तो बेशक आप बेझिझक जो है कमेंट्स के ज़रिए से पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो भी कन्फ्यूजन हो उसको दूर कर सकूँ। तो लिहाजा अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।